दोस्तों आपको क्या लगता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या बिना लेबर के या फिर बिना इसके एम्प्लॉयज के अच्छे इंटेंशंस के हार्ड वर्क के डिटर्मिनेशन के रन कर पाएगी? नहीं। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो भी अपनी लेबर का ख्याल रखे। जैसा कि अगर हम बात करें एक ऐसी इंडस्ट्री की जो शुरू होने से अभी तक अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील यहाँ पर एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल सेट करते हैं अपना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ टाटा स्टील की तो ये यहाँ पर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी लेबर को। यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट्स जब ये एक एक्ट नहीं थे तब भी हमारा टाटा स्टील प्रोवाइड कर रहा था। अगर बात करें फ्री मेडिकल केयर की तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड इसीलिए आप देखेंगे कि साल दर साल टाटा स्टील को ऐसी चीजों के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ इस चैप्टर में लेबर वेलफेयर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम टू आरपी एकेडमी दोस्तों, मेरा नाम है वेदिका और आज से मैं स्टार्ट करूंगी आपके लिए एक नया चैप्टर, दैट इज लेबर वेलफेयर। तो अगर हम बात करें लेबर वेलफेयर की तो एग्जैक्टली लेबर वेलफेयर होता क्या है? तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हम अपनी लेबर को यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्यूनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा लेबर वेलफेयर में आता है। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, राइट? अपन देखते हैं कि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, राइट? तो यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयर हैं, जो स्टेट है, स्टेट एज इन गवर्नमेंट है या फिर अदर एजेंसीज अपने वर्कर्स को अलग अलग यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि इनकी वेजेस से थोड़ा अलग है, वेजेस का हिस्सा नहीं है। तो इसका प्राइमरी गोल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? तो इनका प्राइमरी गोल है कि यहाँ पर हमारी जो लेबर है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, मेंटेन किया जाए, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए और ओवरऑल जो क्वालिटी है हमारे एम्प्लॉयज की लाइफ की, उनके जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाए, उनके परिवार का ख्याल रखा जाए और एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो कि ना केवल प्रोडक्टिव है लेकिन हेल्दी, सेफ और कंड्यूसिव है कि यहाँ पर एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। आपको पता है ऐसा बोला जाता है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। बट अगर आप खुद सोचो आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या आपका अपने प्रोफेशन पर उतना बेटर फोकस होगा जितना कि अगर वहां पर सब अच्छा है और सब स्टेबल है तब आपका होगा? तो डेफिनेटली अगर प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पर्सनल को, और पर्सनल में इम्पैक्ट आएगा तो प्रोफेशनल को इम्पैक्ट करेगी, अफेक्ट करेगी, क्योंकि एक ही ऑर्गेन यहाँ पर पर्सन है। तो ऑफ कोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये खुद के लिए भी और उसके लिए एम्प्लॉयज के लिए, दोनों के लिए जरूरी है कि वो अपनी लेबर का ख्याल रखे। तो अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर हम बात करें कि भाई इंडिया में किस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम लेबर वेलफेयर पर फोकस करें, तो ये आप देखेंगे डीपीएसपीज में। डीपीएसपीज यहाँ पर आपको पता ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है, जिसमें कि ये एक फिलोसॉफिकल और लीगल इम्पेटस लगाती हैं लेबर लेजिस्लेशन के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्टिकल 38 की, तो ये डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को कि आपको एक सोशल ऑर्डर यहाँ पर सिक्योर करना है ताकि आप लोगों का वेलफेयर करो। हम किसको बोल रहे हैं ये बात? हम ये बात गवर्नमेंट को बोल रहे हैं। ये यहाँ पर बोल रहा है कि भाई स्टेट आपको इफेक्टिव प्रोविजंस करने हैं कि लोगों के पास में जो राइट टू वर्क है उसे आप सिक्योर करो, एजुकेशन की राइट, पब्लिक असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड करोगे अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, ओल्ड एज में है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी आयुष्मान योजना की, या फिर आप देखते हैं रोजगारी भत्ता मिलता है लोगों को, तो वो ये सारी चीजें जो स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? ताकि यहाँ पर अपने सीनियर सिटीजन्स का, अपने देश के लोगों का ख्याल रख पाए। और ये बातें उनको कौन बता रहा है? ये बताई जा रही है डीपीएसपी में आर्टिकल 41 के अंडर। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 42 में, जो स्टेट को मैंडेट कर रहा है कि आपको ऐसे प्रोविजंस बनाने हैं कि आप एक जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड करोगे काम के लिए और मैटरनिटी रिलीफ के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 43 की, तो ये स्टेट को डायरेक्ट कर रहा है कि स्टेट
आप जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर एक लिविंग वेज अच्छे से चाहते हैं, जिनको यहाँ पर बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क चाहिए, उनके लिए एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लेकर आओ। यहाँ पर उनके पास में फुल एंजॉयमेंट होना चाहिए लेजर का, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज का। सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबके पास में काम होना चाहिए जो लोग काम करना चाहते हैं, और सबके पास में डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 47 कहता है कि आपको जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी यहाँ पर रेस करनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी यहाँ पर अच्छी करनी है, और पब्लिक हेल्थ जो है उसको भी आपको इम्प्रूव करना है। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात की गई है, राइट टू फूड की नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि खाने के लिए तो हम हो सकता है जंक फूड भी खा लें और उससे हमारा पेट भी भर जाए, लेकिन अगर बात करें न्यूट्रिशन की, तो अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा खाने में तो ऑफ कोर्स हेल्थ बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर जगह हम जब बात करते हैं तो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, क्योंकि खाना तो बहुत है, पूरे देश में भी है और बाहर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इवोल्यूशन ऑफ लेबर वेलफेयर इन इंडिया। तो इंडिया में अगर हम लेबर वेलफेयर की बात करें तो इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो पहला है हमारा अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज 1850 से लेकर 1900 तक। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि लेबर वेलफेयर जो है वो हमारा अलग अलग 3 फेजेस में, अगर अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिवाइड किया जाए सबसे पहले, तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हुई, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा था कि ब्रिटिशर्स आए थे और ब्रिटिशर्स के आने की वजह से बहुत ज्यादा लेबर को एक्सप्लॉइट किया गया था। जैसे कि इनको घंटों काम करवाया जाता था। जो पहले हमारे पास लेबर थी, अब वो बॉन्डेड लेबर या फिर स्लेव्स में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जा रही थी। इवन बॉन्डेड लेबर पहले भी थी अंडर लैंडलॉर्ड्स, बट हर एक लैंडलॉर्ड के अंडर नहीं थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जमींदार्स या फिर लैंडलॉर्ड्स जो थे वो यहाँ पर घुल मिल कर रहते थे। बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के आने के बाद में लैंडलॉर्ड्स भी चेंज हो गए थे, जमींदारी चेंज हो गई थी, परमानेंट सेटलमेंट, रियायतवारी, अलग अलग तरह के यहाँ पर सिस्टम्स बिठाए गए, जिसकी वजह से ये डिफरेंस देखने के लिए मिला। तो पुअर कंडीशन, लो वेजेस, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। अब इसी के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले एक एल्बर्ट लिमिटेड कर, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, पीसेस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन प्रोवाइड करे। तो सबसे पहले आपका आया अप्रेंटाइसेस एक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो हमारे पुअर चिल्ड्रन हैं उनके लिए हमें क्या करना है, उन्हें हमें हेल्प करना है कि वो अपने लिए ट्रेड एंड क्राफ्ट को समझें। तो अगर बात करें अप्रेंटाइज की, तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर लो पे पर काम कर रहा है ताकि स्किल्स को सीख पाए। बेसिकली एक ट्रेनिंग की तरह यहाँ पर हो गया। तो अप्रेंटाइज एक्ट में भी ये जो एक्ट आया था स्पेशली किसको टारगेट कर रहा था, ये छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को यहाँ पर टारगेट कर रहा था कि वो ट्रेड और क्राफ्ट को सीख जाए। ठीक है, तो ये पहला ऐसा लेजिस्लेशन था इंडिया में जो कि चिल्ड्रन इन, यहाँ पर चिल्ड्रन जो हैं, ठीक है, उनके साथ में डील कर रहा था और लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग था। तो ये यहाँ पर कोर्ट्स को, बेसिकली यहाँ पर जो हमारे कोर्ट्स थे उनको अलाउ कर रहा था कि जो भी बच्चे यहाँ पर 10 साल से 18 साल की उम्र के हैं, ठीक है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं ट्रेड्स में या फिर एम्प्लॉयमेंट में, रेदर देन कि हम उनको छोटी छोटी गलतियों पर किसी भी जेल में भेजें। तो जेल में नहीं भेजा जा रहा है छोटे बच्चों को, क्या कर रहे हैं, उनको काम पर लगा दे रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं। कॉलोनियल गवर्नमेंट है कि खाली बैठाएंगे इनको जेल में तो इनको और खाने का देना पड़ेगा, तो इनसे काम करवा लो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉलोनियल इरा में जुवेनाइल जस्टिस जो था, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ा और फिर इस एक्ट को रिपील कर दिया गया था बाद में। तो काफी खराब सिचुएशन थी। देन आता है फैटल एक्सीडेंट्स एक्ट। अब फैटल एक्सीडेंट्स एक्ट में हमने क्या देखा कि कॉम्पनसेशन दी जाएगी यहाँ पर उन वर्कर्स को जो कि अपनी जिंदगी यहाँ पर खो देते हैं काम करते हुए। तो यहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना गाँव में, स्पेशली जब वो चलाते हैं ना, जिसमें बेसिकली मशीन होती है ना जिससे वो चारा काटते हैं, तो उससे उनके हाथ पैर उंगलियां उंगलियां कट जाती है। आपने देखा होगा हाथ या उंगलियां तो मेजरली कट जाती हैं। तो वैसा अगर कुछ हो गया या किसी की लाइफ भी चली गई, तो फिर यहाँ पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने की बात की गई।
देन आता है आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे सीमैन थे उनके लिए प्रोविजंस बनाए गए, उनकी हेल्थ के लिए यहाँ पर प्रोविजंस बनाए गए थे। तो अगर हम बात करें मर्चेंट शिपिंग एक्ट की, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया हमारे लिए, हमारे इंडियंस के लिए, जिसमें कि बोला गया कि अगर आप जैसे जा रहे हो, ठीक है, अगर आप सी के थ्रू यहाँ पर जा रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। क्रू का कैसे मैनेजमेंट करना है, एक्सीडेंटल इंक्वायरीज यहाँ पर हैं अगर, या फिर पॉल्यूशन प्रिवेंशन है, तो वो सारी चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट था, ये इंडिया में सबसे पहले तो मर्चेंट शिपिंग के साथ में यहाँ पर डील कर रहा था। फिर इसको भी क्या किया गया, इसको भी यहाँ पर अमेंड कर दिया गया था, और अमेंड कर कर नया एक्ट ले आए थे, दैट इज 1958। फिर आता है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट। अब ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे चलकर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जिन भी फैक्ट्रीज में 100 या उससे ज्यादा लोग थे, उन पर इसे लगाया गया, और ये पहला मेजर ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेशन था, जिसमें कि फैक्ट्रीज में किस तरह की वर्किंग कंडीशंस हैं उन्हें देखा गया, और यहाँ पर जो मेजर फोकस था वो किस पर था, चाइल्ड लेबर के ऊपर था। ठीक है। अच्छा, अब ये इनेक्ट कैसे हुआ, ये हुआ था यहाँ पर लॉर्ड रिपन के अंडर इनेक्ट। तो आपको पता होगा लॉर्ड रिपन जो थे वो थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट अप्रोच रखते थे, वो मतलब थोड़े ह्यूमन ग्राउंड्स पर चलते थे, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छी चीजें बोली थी कि भाई जैसे यहाँ पर अगर बच्चे हैं, तो अगर वो 7 साल से कम की उम्र के हैं, तो यहाँ पर उनको बोला जाएगा कि भाई आप काम नहीं करोगे, और जो बच्चे 7 से 12 साल की उम्र के हैं, उनको बोला गया कि आप केवल यहाँ पर लिमिटेड घंटों के लिए काम करोगे। ठीक है, और यहाँ जो लिमिट लगाई गई 7 से 12 साल के बच्चों के लिए, वो 9 घंटे लगाई गई पर डे। साथ में रेस्ट प्रोवाइड किया गया, इनको हॉलीडेज प्रोवाइड किए गए मंथली, सेफ्टी इनको दी गई कि भाई आप डेंजरस मशीनरीज के साथ में काम नहीं करोगे, और यहाँ पर प्रोविजंस बने कि किस तरीके से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे रिपोर्ट किया जाएगा। तो काफी बेटर एक्ट था अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर हमारे जो भी वर्कर्स हैं एंड स्पेशली चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो अब आप कहोगे कि इसमें अच्छा क्या था, तो आप ना यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट को चूज देख रहे हो, जो कि हमने सिलेक्ट नहीं की है, जिन्होंने आकर हमें कॉलोनाइज कर लिया है, हमें अपना गुलाम बना लिया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये काफी अच्छा था, जिस तरह से ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ में रहते थे। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई किस तरीके से लेबर मूवमेंट हुई है आपकी 1900 से लेकर 1947 तक। तो यहाँ पर कुछ ग्लोबल इवेंट्स देखे गए, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 और रशियन रेवोल्यूशन। तो यहाँ आप देखेंगे कि आईएलओ भी आपका स्टैब्लिश हो गया था 1919 में। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर मैं आपको बता दूं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आज भी यहाँ पर मिनिमम लेबर वेजेस क्या रहेंगे, मिनिमम आवर्स ऑफ वर्क, और इंटरनेशनल लेवल पर गाइडलाइंस बताती है। देन हमारे पास इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट जो था वो अमेंड हो गया, और यहाँ पर इसकी जो एप्लीकेबिलिटी थी उसका स्कोप बढ़ा दिया गया, और वर्किंग आवर्स हमने देखा 1881 में चिल्ड्रन के लिए लिमिटेड किए गए थे, यहाँ पर मैन एंड वीमेन के लिए भी कर दिए गए। फिर आता है वर्कमेंस न्यू एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। तो यहाँ पर इन्होंने बात की कि भाई अगर वर्क रिलेटेड इंजरी हो जाती है, तो और यहाँ पर डिसेबलमेंट हो जाती है हमारे वर्कर की, कि भाई वो डिसेबल हो गए फिजिकली, या फिर उनकी डेथ हो गई, तो फिर किस तरीके से कॉम्पनसेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर आता है रॉयल कमीशन ऑन लेबर। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस दी गई थी, उसकी वजह से फैक्ट्रीज एक्ट 1934 आया, जिसमें कि जो वर्किंग आवर्स थे विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, दोनों को ही कम कर दिया गया, और क्रैश फैसिलिटी और मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए। क्रैश फैसिलिटी पता है क्या होता है? देखो क्या होता है, हमारे पास में जो छोटे बच्चे होते हैं, अब वो तो खेलेंगे कूदेंगे, अगर माम उनकी मदर्स और उनके फादर दोनों ही जॉब पर जाएंगे, तो उन्हें घर पे तो नहीं छोड़कर जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के लिए एक नर्सरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर उनके खेलने, खाने पीने, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। फिर आ जाते हैं लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी।
जिसको हम रेगे कमिटी भी बोलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो लेबर वेलफेयर का स्कोप है उसे बढ़ाओ, और यहाँ पर उनकी एजुकेशन, उनके हेल्थ केयर और उनके रिलीफ के लिए देखो कि भाई अगर वो ओल्ड एज में किस तरीके से यहाँ पर उनको हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फेज 3 में। फेज 3 में क्या होगा, यहाँ पर बात हो रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की। अब आप देखेंगे कि भाई 1947 से लेकर अब तक किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में एक प्लान्ड इकोनॉमी आई, जिसमें कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात की गई, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो डीपीएसपी हैं उनको एक फिलोसफी की तरह यूज करते हुए अपने काफी सारे वेलफेयर लेजिस्लेशंस बनाए। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर लेबर वेलफेयर फंड्स। तो ये स्टेट वाइज भी आपको पता होना चाहिए, अलग अलग एक्ट्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स ने अपने खुद के एक्ट्स निकाल रखे हैं। तो ये बनाया गया है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कोल माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट। अब यहाँ पर कुछ मेजर इनेक्टमेंट्स हुए। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एक्ट बनकर आया आपका, प्लांटेशन लेबर एक्ट आया। तो इन्होंने और ज्यादा बेटर एक्सटेंसिव वेलफेयर प्रोविजंस दिए। फिर आता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस, जैसे कि मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, जिसने इंश्योर किया कि जो वेलफेयर प्रोविजंस हैं वो हमारे अलग अलग सेक्टर्स की तरफ जाएं। ठीक है, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ लेबर वेलफेयर। तो यहाँ पर एक मोटिवेशन था कि हमें जो लेबर वेलफेयर है, ठीक है, वो किस तरीके से प्रोवाइड करना है। तो कुछ हमने की अप्रोचेस एंड थियरीज को यहाँ पर अप्लाई किया। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन सी लेबर वेलफेयर अप्रोचेस हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो पहला है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। यहाँ पर अब हमें पता है हम इंसान हैं, तो इंसानों की तरह ही बिहेव करेंगे ना दूसरों के साथ में, राइट। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी अप्रोच लेकर चलना है जिसमें हमें पता है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखो भगवान ने जब यहाँ पर इंसान को भेजा है ऑन दी अर्थ, भगवान ने नहीं डिसाइड किया है कि किसकी कितनी लैंड होगी, किसके कितने रिसोर्सेज होंगे, ये तो हम लोगों ने बनाया है ना। तो यहाँ पर अगर हम बोल सकते हैं कि हम उन लोगों के रिसोर्सेज को भी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए भी तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक मॉरल ड्यूटी हो गई एम्प्लॉयर्स की कि वो एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे ताकि जो वर्कर्स हैं वो एक कंफर्ट और डिग्निटी की लाइफ को जी सकें। तो हमें ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन कि मैं यहाँ पर एज एन एम्प्लॉयर आपको वेलफेयर प्रोवाइड करूँ। देन आता है यूटिलिटेरियन अप्रोच। अब यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एक्सपेंडिचर है वेलफेयर पर वो कोई कॉस्ट नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इनकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके लिए ज्यादा काम करेंगे। इनको साइकोलॉजिकली अगर कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो आपको बेटर आइडियाज प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम गुड एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी लेबर को, तो एम्प्लॉयर्स प्रिजर्व करेंगे हमारे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेंगे और उनकी लॉयल्टी भी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट हो रहा है। तो अगर मैं अपने वर्कर्स को वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में उनकी लॉयल्टी आ जाएगी, वो कभी भी कंपनी छोड़कर नहीं जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देन आता है पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। ये हमारी ट्रस्टीशिप थ्योरी के अंडर जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर एक गार्जियन है और एम्प्लॉयज जो हैं वो यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर को एक फादर फिगर की तरह देखते हैं। तो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो वेलफेयर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करें, उनकी केयर करें, और उनको वो अपने डिपेंडेंट्स की तरह देखते हैं, अपने बच्चों की तरह देखते हैं। तो आई एम लाइक अ पेरेंट टू माई वर्कर्स, देयर गार्जियन। एज अ गार्जियन इट्स माई ड्यूटी टू प्रोवाइड देम वेलफेयर। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो बात करता है कि क्या क्या लेबर वेलफेयर थियरीज हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी पुलिस थियरी। पुलिस थियरी क्या कहती है, ये अज्यूम कर रही है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो नेचुरली इंक्लाइंड हैं कि वो यहाँ पर एक्सप्लॉइट करेंगे वर्कर्स को उनके खुद के गेन के लिए।
अब स्टेट यहाँ पर एक पुलिसमैन की तरह एक्ट करेंगे, जो कि वेलफेयर को एनफोर्स कर रहे हैं थ्रू लेजिस्लेशन, कि भाई यहाँ पर जो लीगल लॉज हैं, जो चीजें हैं, ठीक है, उनको फॉलो करो, अगर नहीं करोगे तो हम यहाँ पर आपको पनिश करेंगे। फियर क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कर्स को निग्लेक्ट या एक्सप्लॉइटेशन ना कर दिया जाए उनका, उससे बचाने के लिए हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए हमारा जो स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो एक पुलिस की तरह एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी का मानना है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो तो हमेशा ही अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। तो यहाँ पर हमारा आइडिया किस चीज का जाता है? ह्यूमैनिटी का और चैरिटी का। तो ये थियरी ये सजेस्ट कर रही है कि जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो यहाँ पर एक जेन्युइन डिजायर के थ्रू मिले हैं, ठीक है, कि हम सच में चाहते हैं कि हमारी जो लेबर है उनकी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो जाए, और ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की वेल बीइंग में, तो ये इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो हम यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेकर चलेंगे। फिर तीसरी थियरी क्या है? ये है आपकी प्लेसेटिंग थियरी। तो ये पॉइंट्स क्या कर रही है कि जो वर्कर्स हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और अवेयर हैं उनकी राइट्स के। तो यहाँ पर वो अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे तो वो माइट भी आपके अगेंस्ट जंग छेड़ दे, मिलिटेंट एक्शन ले लें। तो वेलफेयर मेजर्स एक टूल की तरह काम कर रहे हैं कि हम अपने वर्कर्स को अपीज करें, प्लेकेट करें, ताकि हम यहाँ पर पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस को एंश्योर करें। समझ में आया? हमारा कौन कौन सी अप्रोच पढ़ी हमने? पुलिस थियरी कि स्टेट को यहाँ पर पुलिस की तरह एक्ट करना पड़ेगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? फिलैंथ्रोपिक कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच पर कर रहे हैं। प्लेसेटिंग कि हमें लग रहा है एम्प्लॉयर्स तो हमारे अगेंस्ट मिलिटेंट एक्शन ले लेंगे अगर हमने इनका ख्याल नहीं रखा। फिर आती है पब्लिक रिलेशन थियरी। अब पब्लिक रिलेशन थियरी क्या बोलती है? ये यहाँ पर यूटिलिटेरियन अप्रोच पर जा रही है कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज हैं वो पब्लिक इमेज क्रिएट कर देंगी हमारे लिए, हमें यहाँ पर फायदा दे देंगी। जैसे कि अगर हमने कोई भी काम किया, हमने कुछ भी अच्छा करा करा हमने 2 पैसे का दिखाया 10 पैसे का और उसे इंटरनेट पर डाल दिया, हमारी पीआर एजेंसी इतना अच्छा काम कर रही है, तो उससे क्या होगा? गुडविल बन जाएगी। तो अगर आपने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि गुडविल्स जो होती हैं वो भी एक इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, तो कंपनी के लिए गुडविल यहाँ पर क्रिएट हो रही है, और वेलफेयर मेजर्स जो हैं उनको पब्लिसाइज किया जाएगा और इनहांस की जाएगी कंपनी की रेप्यूटेशन। तो इससे सेल्स बढ़ जाएगी और प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल या फिर एफिशिएंसी थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या आर्ग्यू करती है कि जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो यहाँ पर फंक्शनल है, क्योंकि हम यहाँ पर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को वर्कफोर्स की मेंटेन कर पाएंगे, और इसे मेंटेन करने से क्या होगा? इसे मेंटेन करने से हमारा काम भी अच्छा होगा। तो वेलफेयर एक्टिविटीज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हैं। रिलीजियस थियरी वही हो गई कि यहाँ पर स्पिरिचुअल बिलीफ है कि हम यहाँ पर अच्छा कर्म करेंगे तो हमें भी अच्छा फल मिलेगा। तो गुड डीड्स जो हैं वो यहाँ पर फ्यूचर में हमें रिवॉर्ड मिलेगा, और वर्कर्स जो हैं उनको यहाँ पर एक तरीके की तरह देखा गया है कि किस तरीके से हम पाप से मुक्ति पा लेंगे और स्पिरिचुअल मेरिट अर्न कर लेंगे, ठीक है। तो कर्मा का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं किस किस तरह के हमारे पास में लेबर वेलफेयर एमिनिटीज हैं। तो वेलफेयर जो एक्टिव फैसिलिटीज हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? बाय लोकेशन। तो सबसे पहले आता है आपका इंट्राम्यूरल, जहां पर हम अपनी फैक्ट्री के अंदर ही, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ही उनको अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। कुछ बेसिक फैसिलिटीज जैसे उनको वॉशरूम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो पीने के लिए अच्छा पानी दिया जा रहा है, कैंटीन्स दिए जा रहे हैं। वॉशरूम्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो उसे हम रेस्ट रूम बोल देते हैं, ठीक है। क्रैश फैसिलिटीज और फर्स्ट एड फैसिलिटीज दी जा रही है। ये तो हो गई इंट्राम्यूरल। और एक्स्ट्राम्यूरल हो गई कि एस्टैब्लिशमेंट के बाहर हम उनको कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे घर दे दिए जाते हैं, आप देखते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर दे दिया गया, बसेस वगैरह आ रही है लेकर जा रही हैं, रिक्रिएशनल क्लब्स हो गए और एजुकेशनल सपोर्ट। देन आता है बाय ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर आपके पास स्टैट्यूटरी चीजें देखने के लिए मिलेंगी,
कि जो वेलफेयर मेजर्स हैं उनको लॉ के थ्रू मैंडेट किया जा रहा है। एम्प्लॉयर्स को लीगली यहाँ पर स्टैट्यूटरी मेजर्स को फॉलो करना होगा और चीजें प्रोवाइड करनी होंगी, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गए, वॉलेंट्री, कि भाई वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो एम्प्लॉयर्स अपने खुद के इनिशिएटिव्स के तहत दे रहे हैं, और म्यूचुअल हो गए कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज और फंड इनको वर्कर्स भी साथ में कर रहे हैं। तो जैसे कोई हेल्थ इंश्योरेंस है कि आपका 50% पैसा हम दे रहे हैं, 50 आप दे दो, है ना। इसके अलावा एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड हो गया, जिसमें एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस तरह का भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैट्यूटरी लेबर मेजर्स इंडिया में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आएगा, जो कि एक कॉर्नर स्टोन लेजिस्लेशन है लेबर वेलफेयर के लिए, जिसमें कि यहाँ पर प्रोविजंस वर्कर की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हमारी कैंटीन, शेल्टर, रेस्ट रूम्स एंड वेलफेयर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। फिर आता है माइंस एक्ट 1952। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपको शेल्टर्स देने हैं कि खाने के लिए, है ना, ऐसा नहीं कि धूप में खड़े होके खाना खा रहे हैं वो लोग, और रेस्ट करने के लिए, जहां पर 50 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। कैंटीन प्रोवाइड करोगे आप माइंस में अगर 200-250 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं। एक वेलफेयर ऑफिसर रहेंगे माइंस में अगर 500 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं। सफिशिएंट कूल और होलसम ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। सेपरेट लेटरिन्स एंड यूरिनल्स होने चाहिए मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। इसके बाद में फर्स्ट एड बॉक्स आपका यहाँ पर हर एक माइन में होना चाहिए। फर्स्ट एड रूम्स होने चाहिए विद ओवर 150 वर्कर्स, ठीक है। देन आता है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को बोला गया है कि आपको कैंटीन देनी है प्लांटेशन में अगर 150 या उससे ज्यादा वर्कर्स आपके यहाँ हैं। क्रैश फैसिलिटी देनी है प्लांटेशन में अगर 50 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, वीमेन वर्कर्स। हाउसिंग फैसिलिटी देनी है हर एक वर्कर को और उनकी फैमिली को जो कि प्लांटेशन में ही रहते हैं। और एक वेलफेयर ऑफिसर आपका अगर 300 या उससे ज्यादा वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज और प्रोटेक्टिव गियर जो हैं जैसे कि अम्ब्रेला या फिर रेनकोट्स, ये तो आपको प्रोवाइड करने ही हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको एक कैंटीन प्रोवाइड करनी है अगर 100 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स आपने एम्प्लॉय करे हैं। रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करो अगर वर्कर्स यहाँ पर रुक रहे हैं काम के लिए रात में। ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग फैसिलिटीज, वॉशरूम्स एंड फर्स्ट एड प्रोवाइड करो। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं प्रोवाइड करता ये सारी चीजें, तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जिनके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि वो ये सभी एमिनिटीज प्रोवाइड करें। और अगर दोनों नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, दोनों पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। देन आता है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेलफेयर हमारे जो भी सी फेयरर्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया कि सफिशिएंट प्रोविजंस और क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। बेडिंग, टॉवल्स, मेडिसिन और मेडिकल एडवाइस होनी चाहिए। प्रॉपर क्रू एकोमोडेशन होना चाहिए। अपॉइंटमेंट होना चाहिए सीमेंस के वेलफेयर ऑफिसर का मेजर पोर्ट्स पर। नेशनल वेलफेयर बोर्ड यहाँ पर सी फेयरर्स के लिए होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को वेलफेयर मेजर्स जैसे कि हॉस्टल्स, क्लब्स और हॉस्पिटल्स के लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर पाए। देन आता है सोशल सिक्योरिटी इंडिया में किस तरीके से दी जाएगी। तो अब अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सोसाइटी में बेसिकली इस तरीके से प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि कोई भी इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रेस वो फेस ना करें किसी भी इमरजेंसी की वजह से, जैसे सिकनेस हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओल्ड एज हो गई या फिर वर्क इंजरी हो गई। तो यहाँ पर दो प्राइमरी मैकेनिज्म्स हैं। सबसे पहले तो सोशल इंश्योरेंस, तो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम यहाँ पर कि भाई बेनिफिट्स मिलेंगे उनको फ्रॉम अ फंड जिसको कॉन्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि हमारे इंश्योर्ड पर्सन, वर्कर हो गए, एम्प्लॉयर और ऑफ इन द स्टेट इसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है सोशल असिस्टेंस।
तो एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम्स वो होती हैं जहां पर जिसको इस चीज का फायदा मिल रहा है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयर्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पैसा नहीं जा रहा। और नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम हो गई जहाँ पर केवल हमारी गवर्नमेंट ही पैसा दे रही है, वो फंड्स प्रोवाइड कर रही है। तो अगर यहाँ पर कोई लोग हैं जो कि बहुत कम कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी ये राइट है कि गवर्नमेंट उन्हें सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर वो उनका टैक्सेशन जो हमारे ऊपर लग रहे हैं उससे एक फंड बन जाएगा। ओके, तो की सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इंडिया में एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये सभी आपके की सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है जिन्हें हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, तो मेजोरिटी ऑफ इंडिया की जो वर्क फोर्स है वो कैसी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो यहाँ पर या तो इनके पास में कोई भी सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं है या तो बहुत कम है। तो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मनरेगा हो गया या स्पेसिफिक वेलफेयर फंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और एक सिग्निफिकेंट चैलेंज फिर भी हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। अब मनरेगा में क्या होता है कि किसी पर्सन को पास अगर सीजनल में जॉब नहीं है तो वो यहाँ पर 100 डेज के लिए वर्क कर सकते हैं। फिर आती है बात लेबर वेलफेयर फंड्स की। तो हमने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ये यहाँ पर 5 सेस बेस्ड वेलफेयर फंड्स मेंटेन करते हैं, हाउसिंग, मेडिकल, एजुकेशनल एंड अदर फैसिलिटीज जिसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड, लाइम स्टोन एंड डोलोमाइट माइंस, आयरन और मैग्नीज और क्रोम और माइंस लेबर वेलफेयर फंड, और बीडी वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट एंड साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट। ओके, अब अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की, भाई इनको यहाँ पर हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है और किस तरीके से रिडंडेंसीज को मैनेज किया जाए। तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी यहाँ पर इम्प्लाई करेगी कि भाई एक वर्कर के पास परमानेंट जॉब हो, कोई डर ना हो इनको कि आर्बिट्री टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इकोनॉमिक या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर रिडंडेंसी में लीड करते हैं, जो कि आप क्या देखेंगे कि जहां आपके पास में एक जॉब जो है वो अब रिक्वायर्ड नहीं है। रिट्रेंचमेंट, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आप क्या देखेंगे कि 1947 के अंदर रिडंडेंसी जो है उसको हमने रिट्रेंचमेंट यहाँ पर टर्म किया है। तो ये एक टर्मिनेशन हो गया किसी वर्कर की सर्विस का किसी रीजन से अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन, रिटायरमेंट या फिर नॉन रिन्यूअल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ले ऑफ की बात करें तो एक टेम्पररी सिचुएशन है जहां पर एक एम्प्लॉयर जो है वो आपको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि या तो कोल नहीं है, पार नहीं है, कुछ मशीन खराब हो गई है या फिर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा तैयार हो गई, बिक ही नहीं रही है। तो वर्कर को टर्मिनेट नहीं किया गया है लेकिन टेम्पररी यहाँ पर काम नहीं है। रिट्रेंचमेंट में हम उनको काम से ही निकाल दे रहे हैं। ठीक है, और काम से इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि हमने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है या इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है या रिटायरमेंट हो गया है, रेदर हम इनसे काम करवाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, देन आता है क्लोजर। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ही परमानेंटली बंद हो गई। अब रिडंडेंसी कैसे मैनेज की जाएगी? तो एक एम्प्लॉयर को यहाँ पर कम से कम 1 महीने का नोटिस देना है या फिर पेमेंट करनी है यहाँ पर, और रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन देने हैं 15 दिन की जो एवरेज पे है कम से कम उतना पैसा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नेशनल लेबर कमीशन के ऊपर। तो ये यहाँ पर काफी सारे आपको रिकमेंडेशंस देती हैं। तो कुछ कुछ रिकमेंडेशंस हमने इनके पहले भी पढ़े हैं अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन में, अभी कुछ और हैं। तो सबसे पहले आता है आपका क्रेशे। तो यहाँ पर क्रैश में क्या देखोगे कि सबसे पहले तो जितने भी स्टैब्लिशमेंट में 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं उनको एक क्रैश फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, रिगार्डलेस कि कितने विमेन एम्प्लॉयज हैं। हो सकता है मेल अपने बच्चों को लेकर आए। सोशल सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट जो है उसको हमने एक एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी स्कीम से एक सोशल इंश्योरेंस स्कीम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है उसको ईपीएफ के साथ में मर्ज करने की बात हुई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्होंने बोला कि एक सेपरेट विंग बनाओ लेबर डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए।
मैटरनिटी बेनिफिट्स में भी इन्होंने बोला कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो सभी विमेन वर्कर्स के पास होनी चाहिए, रेदर दे आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। होम वर्कर्स के लिए इन्होंने बोला कि जो आईएलओ का कन्वेंशन है कि हमें यहाँ पर राइट प्रोवाइड करनी है टू होम वर्कर्स, जैसे कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकें, सोशल सिक्योरिटी उनको मिले और सेफ वर्किंग कंडीशंस उनके साथ रहें। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमसे किसने बोली हैं? हमारी सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने। तो हमने क्या क्या पढ़ा है इस एक्ट में कि लेबर वेलफेयर क्या होता है, कौन कौन सी यहाँ पर अप्रोचेस रहती हैं, क्या क्या लेबर वेलफेयर थियरीज हैं और कौन कौन से मेजर एक्ट्स हैं। जो एक्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा हैं वो हम आगे की वीडियोस में पढ़ते हुए चलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ईपीएफओ के कोर्स की जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ कोर्सेज, जहां पर आपको मिलते हैं हमारे साथ में कंप्लीट मॉक्स फुल लेंथ दैट इज 15 इन नंबर, साथ में 1500 एमसीक्यूज मिलते हैं जिसमें कि हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, और टॉपिक वाइज डिटेल नोट्स के साथ में आपको प्रिंटेबल एंड समरी शीट्स भी मिलती हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।